आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल मिस्टर फिजियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आशा करता हूँ इस कोविड के दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे। आपने हिप रिप्लेसमेंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये अक्सर उन लोगों को कराना पड़ता है जिनका हिप जॉइंट, जिन्हें हम आम भाषा में कूल्हे कहते हैं, ये किसी कारण की वजह से खराब हो जाता है, जो कि पूर्णतः काम नहीं कर पाता है। वैसे तो हिप रिप्लेसमेंट जो है ये ज़्यादातर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर की वजह से होता है, जो कि एक्सीडेंटली गिरने की वजह से होता है। बाकी और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं हिप रिप्लेसमेंट के, जैसे कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे एवीएन के बारे में, यानी एवैस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। एवैस्कुलर नेक्रोसिस को ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। हर साल 20,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड होते हैं। ज़्यादातर केस में दोनों साइड के कूल्हे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि खराब होते हैं। एवीएन का जो मेन कॉज है वो डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन द फीमोरल हेड है, यानी कि जो फीमोरल हेड होता है हिप जॉइंट में, उसकी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं किसी वजह से रुक सकती है। तो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से जो बोन के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज इन द सेंस वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे चल के नेक्रोसिस यानी डेड सेल्स का एक ग्रुप जो है उसको बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो बोन होती है वो हमारी वीक हो जाती है और एक टाइम बाद ये जो हमारा हिप जॉइंट है वो कोलैप्स कर जाता है। एवीएन जो है ये ज़्यादातर 40 से 65 साल के लोगों में देखने को मिलता है। पुरुषों में ये महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ एवीएन, यानी कि एवीएन किन कारणों की वजह से हो सकता है। इसमें पहला रीज़न जो आता है वो है इंजरीज टू द हिप जॉइंट, जैसे कि डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर ऑफ हिप जॉइंट हो गया। तो ये सारी इंजरीज जो हैं ये हिप जॉइंट को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा जो रीज़न है इसका अल्कोहलिज्म है। अगर आप नियमित रूप से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक शराब पीते हैं तो आपको एवीएन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी बीमारियों में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, गठिया। तो इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने की वजह से आपको एवीएन का खतरा हो सकता है। बाकी देखा जाए तो एवीएन ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर आप ये सब ना भी करते हो तो भी ये एवीएन आपको हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एवैस्कुलर नेक्रोसिस। तो पहला जो सिम्टम है वो होता है हिप पेन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको ग्रोइंग एरिया में पेन होगा, बटक रीजन में पेन होगा, हिप की मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेंगी, हिप की रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेंगी, उठने बैठने में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी। तो वैसे इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 और 2 जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो हैं इतने ओवर के नहीं आते हैं। जो हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, वो लोग उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेज आगे बढ़ जाती है। तो अब इसका जो स्टेज 1 और 2 है, लोगों को इसका पता नहीं चल पाता है। स्टेज 3 में हम थोड़ा सा नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं, चेंज इन एक्टिविटी करा सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं क्रचिस पे चलने के लिए। इससे क्या होता है कि चलने से, क्रचिस का यूज़ करने से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है पेन में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है एवीएन जो है ये बढ़ता जाता है, हिप की मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। तो हिप रिप्लेसमेंट जो है ये सबसे सक्सेसफुल प्रोसीजर माना जाता है एवीएन के लिए, जहाँ हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम को एक प्रोस्थेटिक से बदल दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी मैनेजमेंट, ठीक है, वह आपने सर्जरी करवा ली
तो सर्जरी के बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ सर्जरी करवाने के बाद आप पूरी तरह से चलने फिरने लग जाएंगे? जवाब है नहीं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज़ करनी है? क्योंकि इतने टाइम से हम लोग प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो बॉडी का वेट है वो हमारे अफेक्टेड पैर पे पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो टाइम के साथ वीक हो जाती हैं। तो प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए, प्रॉपर वेट लेने के लिए, प्रॉपर चलने के लिए हमें उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। वो कैसे होता है? फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको मसल वाइज अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कराएंगे जो टाइम के साथ आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगी, आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करेगी, जो कि आपको डेली डेली एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये बताएंगे कि आपको आफ्टर सर्जरी क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही ढंग से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या सावधानियां बरतनी है। ये सारा काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको अपने एक पेशेंट से जिनका नाम गुलजार खान है। इनकी उम्र 24 साल है। इनको पिछले 2 सालों से एवियन की प्रॉब्लम थी। तो आइए मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाता हूँ और देखते हैं कि आफ्टर सर्जरी उनका मैनेजमेंट कैसा रहा, क्या रिजल्ट हैं। तो इनके टोटल 10 सेशंस मैंने लिए हैं। तो आपको पहले 5 सेशंस और बाद के 5 सेशंस दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये पेशेंट की डिस्चार्ज समरी है। यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड की हेड ऑफ फीमर जो है वो पूरी तरह से डैमेज है। फीमर हेड की शेप चेंज होने की वजह से मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट और पेनफुल हो जाती हैं। आइए देखते हैं आफ्टर सर्जरी का एक्सरे। तो आफ्टर सर्जरी और फिर रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि जो नेक ऑफ फीमर है उसको सर्जिकली रिप्लेस कर दिया गया है प्रोस्थेटिक हेड से। तो आइए देखते हैं डिस्चार्ज होने के बाद फिजियोथेरेपी के पहले 5 सेशंस में रिकवरी कैसी होती है। ये एक्सरसाइज को हम लोग हाफ ब्रिजिंग कहते हैं। मैं सारी एक्सरसाइजेस तो इसमें मेंशन नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ कुछ पार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हिप एबडक्शन है। ये काफ़ी पेनफुल मोमेंट होती है आफ्टर सर्जरी। काफ़ी पेशेंट्स को ग्रोइंग पेन और बटक रीजन में पेन होता है। इसको हम अभी पैसिवली करा रहे हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग। ये हाफ ब्रिजिंग है। 1 2 3 डाउन, उठाइए। 1 2 3 डाउन। नी एक्सटेंशन इन हाई सिटिंग पोजीशन। Standing and sitting with the support of walker. Hip flexion with the support of walker. Heel standing with the support of walker.
toe standing with the support of walker. Four. Stair climbing practice. 6, 7, 8, 9, 10. Walking on the first day with the support of walker with partial weight bearing. Walking on the third day with the support of walker with partial weight bearing. आओ सामने आओ। बहुत अच्छे। Walking with the support of walker with full weight bearing on fifth day. तो चलिए देखते हैं छठे से 10वें सेशंस की रिकवरी। 1, 2, 3 डाउन। उठाइए। 1, 2, 3 डाउन। उठाइए। 1, 2, 3 डाउन। heel dragging. 2, 3. Sitting and standing without support with full weight bearing. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9. Heel and toe standing with full weight bearing. 11. पकड़ के ठीक। Stair climbing on 7th day without support. नीचे आओ।
Walking without support with full weight bearing on seventh day. Walking on 10th day without support. हाँ जी, अभी क्या क्या प्रोग्रेस है आपकी? बहुत बढ़िया पहले से बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले क्या क्या दिक्कत पहले होती है आपको? चला चला नहीं जाता, लचकपन बहुत था, अब कुछ भी नहीं, अब तो बहुत बढ़िया हो। अच्छा, अभी आपके आने से बहुत बढ़िया हुआ, बेहतरीन। अच्छा, दर्द में कितना आराम हुआ है? बहुत ही आराम है, पहले तो बहुत था, अब जरा सा भी नहीं है, बहुत आराम अच्छा, हुआ, बहुत ज़्यादा। सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सीटी भी आराम से सकता हूँ, निकल उतरते भी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेहतरीन, सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, अभी पहले से कितना ज़्यादा रिलीफ है? पहले से 70% रिलीफ है, 70 पूरा। 70%? हाँ जी, ठीक है। 30% जो वो अपना आप हो जाए। हाँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।